नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से ये बड़ी खबर, जहां दंतैल हाथी का तांडव लगातार जारी है और हाथी के हमले का नया वीडियो सामने आ चुका है। लोगों ने हाथी को घेर रखा था। इसी दौरान हाथी ने बंगाल टीम के एक सदस्य पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति की हालत गंभीर है। शुक्रवार के दिन भी हाथी का हमला जारी रहा। हाथी ने सुबह में 2 लोगों की जान ले ली और अब तक 8 दिन में देखिए 19 लोगों की जान चली गई है हाथी के हमले में। सबसे पहले आप ये तस्वीरें न्यूज़ 18 झारखंड पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथी ने हमला किया है। ये पश्चिम बंगाल की एक्सपर्ट टीम जो आई है उस पर हमला हाथी का था। गुस्साए हाथी का आतंक लगातार जारी है। चाईबासा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथी झाड़ियों से आता है। एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट टीम का हिस्सा था, वो व्यक्ति गिरता है, हाथी उसको अपने सूंड में लेता है और झाड़ियों की तरफ चला जाता है। बैकग्राउंड की आवाज से आप सुनिए, लोग डरे सहमे हुए हैं। हाथी के हमले का ये लाइव वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये डराने के लिए काफी है, ये विचलित करने के लिए काफी है। सोचिए जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो कैसे इस वक्त जी रहे होंगे। ये 2 तस्वीर अब आपके सामने, ये जो जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल से आई टीम का हिस्सा है। ये व्यक्ति ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहा था, हाथी को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखिए उससे पहले हाथी ने इस पर हमला किया। अब दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, ये जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पश्चिम बंगाल से आई टीम पर हाथी ने हमला किया था। लोग वहां पर भाग रहे हैं। उससे पहले झाड़ी से हाथी आता है और व्यक्ति को अपनी सूंड में लपेटकर वापस वो झाड़ियों में चला जाता है। जिस व्यक्ति पर हाथी ने हमला किया उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अभी भी कोशिश यही है कि ट्रैंकुलाइज किया जाए। लोगों ने इसे घेर रखा है और हाथी का रुख आक्रामक हो चुका है। चाईबासा के मझगांव के बेनीसागर क्षेत्र में हाथी ने 2 लोगों की जान ले ली थी आज सुबह, और इस दंतैल हाथी को गांव के से बाहर निकालकर उसे ट्रैंकुलाइज करने का वन विभाग की टीम और ये प्रयास कर रही है। और अभी तत्काल जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आप देख रहे हैं, एक जो बंगाल से जो टीम आई है उसके एक सदस्य पर हाथी ने हमला कर दिया है और इनकी हालत अभी काफी गंभीर है। फिलहाल उसे अस्पताल लेने की तैयारी की जा रही है और हाथी द्वारा दौड़ाकर इनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे उनकी स्थिति अभी काफी गंभीर है और इसे अभी पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ से अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही है। अभी तक हाथी काबू में आया नहीं है और जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत भी है और वन विभाग की टीम अभी रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और जो दंतैल हाथी है उसे काबू कर ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। तो देखिए रुपेश प्रधान की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। रुपेश प्रधान इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रुपेश, सबसे पहले तो अपडेट बताइएगा, ट्रैंकुलाइज को लेकर क्या अपडेट है? क्या हाथी को काबू करने की कोशिश जो की जा रही है वो सफल हो रही है? क्या उस तरफ ये पूरी स्थिति जाती हुई दिख रही है? दूसरा, जिस व्यक्ति को चोट लगी थी, हाथी ने जिस पर हमला किया था, उसकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए, बंगाल के जो सदस्य हैं उनके पर हाथी द्वारा जो हमला किया गया था उसको ओडिशा क्षेत्र के एक हायर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। पहले घटना के बाद उसे ररुआ एक अस्पताल है नजदीकी, यहाँ के 5-6 किलोमीटर के रेडियस में, वहां भेजा गया और वहां से फिर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। उसका अपडेट फिलहाल तो मिल नहीं पाया है, लेकिन हाथी लगातार हमला कर रहा है। अब खदेड़ कर जब उसको बाहर गाँव के बीच कुछ घर 4-5 मौजूद है और पेड़ों का झुंड है, तो उस बीच से उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इसी दौरान हाथी ने एक और वृद्ध महिला पर हमला कर दिया है उस क्षेत्र में। तो उसके बाद उसे भी अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अभी हाथी जहां मौजूद है वहां एक घर भी है और उस घर में कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे भी फंसे हुए हैं जी। अब उन्हें रेस्क्यू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की टीम लगी हुई है, बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। उड़ीसा लेकिन रुपेश, जब आप बता रहे हैं कि 3 राज्यों की टीम लगी हुई है, काबू में करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है जिसकी वजह से ये ट्रैंकुलाइज नहीं हो पा रहा है हाथी?
देखिए, जिस जगह पर हाथी मौजूद है वहाँ सैकड़ों पेड़ों के बीच अभी मौजूद है। तो उस क्षेत्र में और कई घर भी, दर्जनों घर भी हैं, यानी कहें तो गांव के बीच में मौजूद है। तो हाथी को ट्रैंकुलाइज अभी इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि उसे ट्रैंकुलाइज करने के बाद वो करीब 20 से 25 मिनट के बाद ही वो बेहोश होता है। लेकिन इस दौरान में जब उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है तो वो इधर उधर भागने के इफेक्ट, तो उस दौरान उसके द्वारा और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए ओडिशा की जो वाइल्ड लाइफ की टीम है, जो जहाँ के डॉक्टर आए हुए हैं, उनके मुताबिक उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उसे थोड़ा बाहर क्षेत्र, खुले क्षेत्र में लाकर ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए देर हो रही है। और ये सब करने में कितना दिन का समय लगता है ये देखना होगा। हालांकि दंतैल हाथी का तांडव जिस तरीके से दिख रहा है, नुकसान पहले ही बहुत ज्यादा पहुंचा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हजारीबाग से अब खबर, जहां हजारीबाग में भी जंगली हाथी का आतंक लगातार जारी है और दूसरे दिन जंगली हाथी के हमले में एक किसान की जान चली गई है, जबकि कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है हाथी। कटकम दाग की बात की जाए, बनहा गांव में तालाब के पास हाथी छिपा हुआ है, इस बात की जानकारी है। कोहरे की वजह से किसान गणेश गोप को हाथी दिखा नहीं और अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा दिया है और हाथी के आतंक से मुक्त कराने की मांग की है। गणेश गोप के जो मृत्यु हुआ है वो हाथी के कुचल देने से हो गया और सुबह काफ़ी कुहासा था और कुहासा में नहीं देखने के कारण चपेट में आ गया। उनकी मौत बरमहल्ला के तालाब के पास हो गया। और आसपास में काफ़ी किसान लोग का नुकसान किया है। ये बाउंड्री वगैरह जो है सो तोड़फोड़ करते हुए इधर से निकला है और जंगल की ओर हाथी गया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से मांग करते हैं कि हाथी इस बार जो सो इसको लेकर के अब दोबारा आ गया है गांव में और दोबारा में ये बड़ा घटना हो गया हमारे यहाँ। हम सभी भयभीत भी हैं गाँववासी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। रांची एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि धनबाद सीट अनारक्षित रहेगा। पलामू अनारक्षित सीट है, महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। जबकि हजारीबाग की बात की जाए, ओबीसी के लिए आरक्षित है। गिरिडीह की बात की जाए, एससी वर्ग के लिए इसको आरक्षित किया गया है। देवघर और चास नगर निगम अनारक्षित सीट में बताया जा रहा है। जबकि सरायकेला की बात की जाए, ये एसटी वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया है। मानगो नगर निकाय अनारक्षित रहेगा। ये देखिए जानकारी साझा कर दी गई है। निरंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। चुनाव के लिए आरक्षण सूची सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी अधिसूचना जारी की है और कल का अखबार में ये गजट प्रकाशित भी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड सरकार का गजट ये प्रकाशित किया है। राज्य के 9 नगर निगम सहित कुल 48 शहरी निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनमें से कई निकाय के चुनाव 2022 से ही लंबित है। यानी हम बात करें तो 3 साल लंबित हो गए। और जिस तरह से सीटों को बदला गया, यानी पलामू नगर निगम महिला महापौर के लिए है, वहीं हजारीबाग ओबीसी 1 के, इसको लेकर के लगातार आप देख रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट हुआ और उसी के तहत आज आरक्षण का जो है वो जारी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो जारी किया आरक्षण, उसमें ओबीसी 1 और ओबीसी 2 का आरक्षित किया गया है। निश्चित तौर पर रांची का जहां तक एक चर्चा है, राजधानी है और धनबाद है और आपको मानगो नगर निगम है, ये झारखंड के बड़े शहर में से आते हैं। रांची के लिए शेड्यूल ट्राइब जारी अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में मेयर और अध्यक्ष के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, कहीं न कहीं अब लगभग रास्ता साफ हो गया है कि चुनाव अब अधिसूचना जारी की ओर अग्रसर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएंगे और चुनाव, मुझे लग रहा है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार 30 मार्च के पहले तक चुनाव संपन्न करा करके हाईकोर्ट को यह बताना है कि मैंने चुनाव करा दिया है। चूंकि इसको लेकर के हाईकोर्ट में मामला लंबित किया था और कहीं न कहीं इसको लेकर पूरी तरह से राजनीतिक भी हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से अधिसूचना जारी हुई है, इस पर क्या पॉलिटिकल बयान आते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये बात कही जा रही थी। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि इस चुनाव को एक पार्टी से जोड़ा जाए। वहीं जो सत्ताधारी दल हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा।
जिस तरह से चुनाव अन्य राज्य में होते हैं, पड़ोसी राज्य बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, उसी तरह चुनाव झारखंड में हो, चूंकि यहाँ पर गैर राजनीतिक दल भाग लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो साफ तौर पर पीछे से पॉलिटिकल पार्टी जरूर इसमें सपोर्ट होती है पूरी तरह से इसमें, क्योंकि वार्ड का होता है चुनाव। नगर, अगर हम विधानसभा के बाद सबसे बड़ा अगर चुनाव होता है तो नगर पंचायत का ही चुनाव होता है। त्रिस्तरीय जिस तरह से हमारी शासन व्यवस्था है पूरी, अगर देखें तो प्रजातंत्र में कहीं न कहीं इसका साफ तौर पर संकेत है। और एक बिल्कुल, और सियासत ना हो ये हो नहीं सकता। देखना होगा क्या रिएक्शन इस पर आते हैं जब आरक्षण सूची जारी की गई है। बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी अब हो सकती है और इसको लेकर कल एक हाई लेवल बैठक की गई है, लेकिन इस मामले में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी पूरी है, हम तैयार हैं, ये बार बार कहने से नहीं होगा। प्रदेश प्रवक्ता ने भी इस पर देखिए पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है, जबकि बीजेपी हमेशा से ही निकाय चुनाव में अड़ंगा डालती रही है। आपको बयान सुनवाते हैं। कई बार सुन रहे हैं, समाचार पत्रों में देखने सुनने को मिलता है किस तरह की बैठकें होती है, तैयार हैं। भाई करा क्यों नहीं रहे हैं? तिथि की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो गजब स्थिति है भाई। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तो तिथि तो घोषणा कीजिए, यही तो डिमांड कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के और कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले महीने में नगर निकाय के चुनाव संभावित है। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर के हमेशा से अड़ंगा और अटंगा लगाते रही है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हो। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे। ठंड से बचने के लिए जलाई गई बोरसी से बड़ा हादसा हो गया। 2 जिलों में 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। देखिए, कमरे में अंगीठी ने लोगों की जान ले ली है। कोडरमा में दंपत्ति की मौत की खबर, हजारीबाग से भी जहां पर दंपत्ति की मौत हो गई। दोनों ही जिलों में 4 लोगों की जान चली गई है। एक छोटी सी लापरवाही ने 4 लोगों की जान ले ली है। दम घुटने से मौत की आशंका बताई जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि रात में सोने के समय बोरसी जलाकर ये दंपत्ति सोया था, जिसकी वजह से दम घुटने से इनकी जान चली गई। और अब अंगीठी से हुई मौत की खबर विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, कोडरमा के पूर्णा नगर इलाके में बंद कमरे में ठंड से बचने के लिए एक दंपत्ति ने अपने कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहा था, जो उनको भारी पड़ा है। दम घुटने की वजह से पति पत्नी की जान चली गई। सुबह में जब घर के सदस्यों ने जगाने की कोशिश की तो कोई नहीं जगा, जिसके बाद पता चला कि वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी कांति देवी की बंद कमरे में दम घुटने से मौत हुई है। घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं। जैसे खाना वाना खा के फिर सोए थे। अब सो के फिर सुबह झाड़ू जब लगाने आए तो देखे कि दोनों गिरा हुआ था। अच्छा, तो दोनों का मुंह से ब्लड और नाक से था। अच्छा, क्या लगता है क्या हुआ था? हमको तो अब कुछ भी, तबीयत भी नहीं खराब था, कुछ भी नहीं था। तो खाली इस पर सास सोती थी, उस पर ससुर सोते थे। 11-12 बजे तो सबको जगले थे, सबको दिए खाए ले, सब खा उ के सब फिर अपना अपना रूम फिर गए। फिर जब भोरे उठे न तभी सब गाड़ा हम देखे। सब क्या देखे आप? सुबह गए तो सुबह देखे कि दोनों एकदम ऐसे सुतल थे और एक के मुंह इधर था, एक के मुंह इधर था। और इधर हजारीबाग में भी बंद कमरे में अंगीठी ने पति पत्नी की जान ले ली है। देखिए, घटना कटकम दाग प्रखंड के बानादाग गांव की बताई जा रही है। देर रात खाना खाने के बाद पति पत्नी ने बंद कमरे में ठंड से बचाव के लिए अंगीठी जलाई थी, लेकिन कमरे में कोई वेंटिलेशन ना होने की वजह से दम घुटने लगा। दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे। लोगों से अंगीठी जलाते वक्त कई सावधानी बरतने की अपील की गई। मतलब मम्मी पापा खाना खा के सुबह में रातवा में खाना खाए, मम्मी पापा सो गए अपना रूम में, हम लोग अपना रूम में सो गए। अब सुबह उठ के जब हम लोग देखे तो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो दरवाज़ा मेरी पत्नी है सो खोल के देखे, हम ड्यूटी चल गए थे सुबह। यही सब घटना। कैसे, क्या अंगीठी जला के सोए थे क्या? हाँ, कोयला का चूल्हा नहीं हुई। उससे अपील है कि अपनी जान और माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
अंगीठी का प्रयोग जो है घर के अंदर ना करें, और जो भी है जब बाहर जो है वो प्रयोग करके उसको पूरी तरह से उसको बुता दें, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें और गर्म कपड़े का प्रयोग करें। ये लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कोई भी ठंड के दिनों में अंगीठी वगैरह जला करके बंद कमरे में ना सोएं, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में कोयला वगैरह जला करके सोते तो ऐसे होता है क्या कि सफोकेशन होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और आदमी सोया ही रह जाता है, सोए ही हो जाता है। बहुत ही दुखद है। और अगली खबर गुमला से। गुमला में चैनपुर डुमरी के टाटी नवगई नदी पर बना पुल 1 साल भी टिक नहीं सका और वो ध्वस्त हो गया। ये पुल 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में अल्टीमा कंपनी ने तैयार किया था। बताया जा रहा है कि भारी वाहन पुल से पार कर रहा था और तभी पुल 2 स्पैन ध्वस्त हो गए, जिसकी जानकारी मिली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। विभाग के अनुसार पहले ही पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, लेकिन अल्टीमा कंपनी ने लापरवाही बरती है। 15 दिन पहले ये पुल ध्वस्त हो चुका है और इसके बाद मामले को दबाने की कोशिश हुई। इसमें घटिया निर्माण हुआ है, इसमें हम लोग को खुशी था, बनने के ऊपर से हम लोग को खुशी था, लेकिन अब धंस गया पुल। उसको दोबारा हम लोग को पुल चाहिए। हम लोग को कैसे धंसा पुल? पुल हाईवे चलने के बाद में धंसा है। पुल बनने से हम लोग को खुशी था, लेकिन 2-4 दिन हाईवा जाने से पुल धंस गया। हम लोग को बहुत खुशी था, लेकिन अभी बाजार जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। रास्ता खराब होने से हर चीज के लिए मुश्किल हो गया। पुल टूटा नहीं, पुल में गटर में थोड़ा क्रैक आया था, डिपार्टमेंट बोला कि इसको तोड़ के हटाइए, तो हम लोग अपना कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का आदेश है? हाँ, आदेश है। हमारी कंपनी भी बोली कि हाँ इसको ठीक है, नहीं माना हटाइए, इसको तो हटा रहे हैं। और वहीं झारखंड बीजेपी में सांगठनिक चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के बाद आज जिला अध्यक्ष की घोषणा भी की जा सकती है, इस बात की जानकारी है। देखिए, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा कि जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष चुनने में साल भर से ज्यादा का समय लग जाता है, वो विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएगी। जिला अध्यक्ष का जब घोषणा हो जाएगा, आधे से ज्यादा या 100% मिनिमम आधे से ज़्यादा होना चाहिए, तब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो भी संपन्न हो जाएगा। तो जिला अध्यक्ष की घोषणा आज हो जाना चाहिए, आज हो जाएगा। भरने वाली भाजपा आज झारखंड में उसकी सांसें फूलती नजर आ रही। जो पार्टी अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता चुनने में 1-2 साल लगाती हो, उस पार्टी से संगठन का और विपक्ष की भूमिका की आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक तक सीमित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी पर लोग अब कह रहे हैं कि विपक्ष की जो एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, वो कहीं भाजपा दिखाई नहीं देती। बच्चा नहीं मिलेगा तो हम लोग जीते जीते मर जाएंगे सर। और चलिए अब आपके सामने रांची से एक बड़ी खबर रखते हैं। धुरवा से लापता बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं है। 8वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। रांची पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मौसाबाड़ी इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है और घर के साथ ही कुएं तालाब की तलाशी हो रही है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी लगातार टीमें पहुंचकर तलाशी कर रही हैं, लेकिन बच्चों का अब तक कोई सुराग सामने नहीं है, जिससे परिजन बेहद परेशान हैं। रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 8वें दिन भी कोई सुराग नहीं है। इनाम की घोषणा की गई है, अब तक कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं बच्चों के बारे में। तो रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी खटाल से लापता बच्चों का सुराग 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी नहीं चल सका है। लापता अंश और अंशिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों के लापता होने की खबर सुनकर बच्चों के दादा दादी, नाना नानी समेत परिवार के तमाम सदस्य अब रांची पहुंच चुके हैं। खासकर दादा दादी, नाना नानी अपने गोद के बच्चों को याद कर बेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा परिवार हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से अपने अंश और अंशिका को वापस लाने की गुहार लगा रहा है।
दौड़ के गया था वो दोनों बाहर। हाँ। जीन्स पहना था, एक जीन्स पीला टी शर्ट पहना था। अंशिका हाफ वाला जीन्स ब्लू टी शर्ट पहन के गई थी। मतलब बच्चे गर्म कपड़े नहीं पहने थे? नहीं। अरे यहाँ नहीं, बाजार गए थे दोनों बच्चे? नहीं, दुकान में बिस्कुट के लिए गया था। तो जब भी क्या दोनों बच्चे अक्सर साथ जाते हैं क्या? दोनों बाहर घर से निकलते थे? नहीं, लड़की नहीं जा रही थी, लड़का जा रहा था। यानी अंश 5 साल का है, अंशिका 4 साल की है। दोनों बच्चे साथ बाजार जाते थे क्या पहले? नहीं, वो अकेले जा रहा था। उस दिन साथ में उसको लेके गया। पुलिस को जानकारी अपने कब दी थी इस मामले में सुनील जी? 6 बजे जानकारी दे दिए थे। यानी 2 जनवरी की शाम 6 बजे? जी। इस मामले में प्राथमिकी कब दर्ज की गई? 3 बजे 3 तारीख को किया गया। अब केनाहू 8 दिन हो गए, केनाहू लड़का अब वही हमनी के केनाहू पत्ते नहीं खे वही चलत कि कहाँ लड़का बा ने बा। हम लोग के जानकारी होगा तो हम लोग गाड़ी धके हमके कॉल उतरा। हाँ, गाड़ी धके यहाँ पर आए कि बच्चा नहीं मिला तो सब लोग रोते धोते। यहाँ पर आदमी अला का बच्चा कौन हालत से मिल। हमरा बच्चा चाहिए सर, हमरा खाली बच्चा दिला दीजिए कतई से नूर के। हमरा और कुछ नहीं चाहिए, हमरा बच्चे आधार है हम लोग के। और इधर रांची में एक हफ्ते से लापता भाई बहन अंश और अंशिका को लेकर नेताओं ने भी चिंता जाहिर की। बीजेपी ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर परिवार की खुशियां लौटाने की अपील की है, तो सत्ताधारी कांग्रेस ने हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिया। देखिए, 2 बच्चे जो धुरवा क्षेत्र से गायब हुए हैं और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? आखिर वो बच्चे गए तो गए कहाँ? मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा गिरोह इसमें पीछे काम कर रहा है और ये गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, ये चिंताजनक विषय है। अंश और अंशिका 2 जनवरी से जो दोनों बच्चे मासूम बच्चे लापता हैं, इसको लेकर के जो मुहिम चलाया जा रहा है, हम सभी उस मुहिम के साथ हैं, चाहे पक्ष हो भी। और चलिए इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।